Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are learning about data handling. This chapter is from your 8 Mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स डेटा हैंडलिंग ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में यही चैप्टर लर्न किया था बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो उसमें आपने कुछ बार ग्राफ्स देखे थे, करेक्ट, आपने डायग्राम्स बनाए थे। अभी ये डेटा हैंडलिंग होता क्या है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए डेटा। डेटा क्या होता है। अभी आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे रेन से, ओके चलो अभी हम एग्जांपल लेते हैं रेन का। अभी इंडिया में देर आर मेनी ऑफ द सिटीज़ जहाँ पर रेन जो है मतलब जो बारिश है कई जगह पर कम पड़ती है, कई जगह पर ज़्यादा पड़ती है। तो आपने क्या किया, ऐसे कुछ 10 सिटीज़ का आपने डेटा कलेक्ट किया। ठीक है, सिटी का आपने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया। ऐसे फर्स्ट सिटी का इतना, 2 सेकेंड सिटी का इतना, थर्ड का इतना, फोर्थ का इतना। मतलब वो कैसे काउंट किया जाता है, मिलीमीटर्स में काउंट किया जाता है, आपको ऑलरेडी पता है। जैसे कि 600 मिलीमीटर्स देन 700 मिलीमीटर इतनी बारिश हुई, आपने देखा होगा अब न्यूज़पेपर में, करेक्ट ना। तो ऐसे आपने 10 सिटीज़ का डेटा कलेक्ट किया। अभी आपको यहाँ पर इसके कंक्लूजन बनाना है कि कौन से सिटी में ज़्यादा बारिश होती है, कौन से सिटी में कम, कौन से सिटीज़ में आपको कंपैरिजन बनाना है। जब आप यहाँ पर टेबुलर फॉर्मेट में डेटा बनाते हो तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि नहीं, डेटा कंपैरिजन के लिए, आपका कंक्लूजन निकालने के लिए, सही ना। तो स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करते हैं, इससे ही हम यहाँ पर कुछ फॉर्मेट में उसी डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोरिकल फॉर्म और इन द ग्राफिकल फॉर्म, करेक्ट। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डेटा हैंडलिंग। हमने क्या किया, उसी डेटा को लिया, एक सम रिप्रेजेंटल फॉर्म में उसे प्रेजेंट किया, सो वी कैन ईजिली कंक्लूड। कोई भी हमारा जो कंक्लूजन है, जो भी हमारा डिसीजन है, हम आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो हमारा टाइम उसमें कम जाए। अभी डेटा हैंडलिंग का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ पर है, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाएंगे। जैसे अभी आपको देखिए स्टूडेंट्स, ये जो अभी फॉर एग्जांपल आपकी कोई एजुकेशनल कंपनी है, तो आपको डेटा हैंडलिंग मतलब आपके इंस्टीट्यूट में कितने स्टूडेंट्स है, उसमें से स्टूडेंट्स का डेटा आपको बनाना है कि कौन सा स्टूडेंट्स का ग्रेड कितना है, इसका कितना है, उनको किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले हैं। सो यू कैन प्रेजेंट दैट डेटा टू द पेरेंट्स। आप पेरेंट्स को वो डेटा प्रेजेंट कर सकते हो कि येस हमारे इंस्टीट्यूट में इतने इतने स्टूडेंट्स इतने पास हुए हैं, इतना ग्राफ है हमारा। आप आसानी से बता सकते हो येस हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ग्राफ कैसे होता है, ये आपको प्रेजेंट करना है। वो डेटा कैसे बनाया जाता है, उसका बेसिक कंसेप्ट आप यहाँ पर मैथमेटिक्स में इस डेटा हैंडलिंग चैप्टर में लर्न कर रहे हो। ओके, तो अच्छी तरीके से पढ़िए, ध्यान से देखिए डेटा हैंडलिंग कैसे किया जाता है। और अगर आपको टाइम मिले, अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क के लिए आपके लिए, अगर आपके पास कंप्यूटर हो या तो कोई आपके पास चाचा के पास, आपके पास मामा के पास कोई भी कंप्यूटर हो, जहाँ पर भी कंप्यूटर हो, तो वहाँ पर एक टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। तो उसमें एक ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, ओके। तो आपको थोड़ा सा देखना है वहाँ पर, यस आप एक्सेल शीट में कैसे ग्राफ बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कुछ डेटा लीजिए, जैसे जो भी हम यहाँ पर पाई चार्ट वगैरह सब लर्न करेंगे, तो आपको क्या करना है, आप कंप्यूटर में वो पाई चार्ट कैसे बनता है उसे देखिए, अंडरस्टैंड किए, तो आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आ जाएगा इस चैप्टर में, करेक्ट। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को फ्रॉम द पॉइंट इन्फॉर्मेशन। जो यहाँ पर देखिए, इन योर डे टू डे लाइफ यू माइट हैव कम अक्रॉस इन्फॉर्मेशन सच एज रन्स मेड बाय अ बैट्समैन इन लास्ट 10 टेस्ट मैचेस, number of wickets taken by a bowler in the last 10 ODIs, then marks scored by students of your class in the mathematics unit test, number of storybooks read by each of your friends, etc., etc., etc. The information collected in all such cases is called data. जो information हम collect करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। Data is usually collected in a कॉन्टेक्स्ट फॉर्म, मतलब जो यहाँ पर जैसे न्यूमेरिकल डेटा होता है उस न्यूमेरिकल फॉर्म में, या तो जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशनल डेटा जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में वो डेटा होता है। ओके, ऐसे हम बात करते हैं, ठीक है। सो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। सो फॉर एग्जाम्पल अ टीचर में लाइक टू नो एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास। ओके, उसके क्लास में एवरेज हाइट कितनी है आपके स्टूडेंट्स की, उसे उन्हें पता करनी है। टू फाइंड दिस शी विल राइट द हाइट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन हर क्लास, ऑर्गेनाइज इन द डेटा इन सिस्टमेटिक मैनर एंड देन इंटरप्रेट द अकॉर्डिंगली। उसके हिसाब से वो एवरेजली बता सकती कि येस मेरे क्लास में जो एवरेजली नंबर है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 154, ये 154 के अराउंड यहाँ पर सभी बच्चों की हाइट है, इसे टीचर बता सकती है। ओके, मतलब उन्होंने क्या किया, अभी सभी की हाइट तो थोड़ी ना 154 है, सभी की अलग अलग है, बट उन्होंने क्या किया, सभी का जो नंबर है उसे
एक अनदर नंबर से उन्हें रिप्रेजेंट किया, मतलब सभी की एवरेजली 154 के अराउंड सभी की हाइट है, ऐसे वो कह सकती है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पर हो जाएगा, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, समथिंग्स डेटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट इज रिप्रेजेंट। डू यू रिमेंबर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स विच हैव अर्लियर क्लासेस आपने लर्न किया था, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, जैसे हमने पिक्टोग्राफ देखा था, करेक्ट, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिम्बॉल्स। अभी स्टूडेंट्स ये जो पिक्टोग्राफ है इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आपने स्कॉलरशिप एग्जाम में भी देखे होंगे, ओके। तो जो ओलंपियाड एग्जाम्स होते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, उसमें ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप उसका प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत है, अच्छे से प्रिपेयर करिए उसे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। पिक्टोग्राफ, पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिम्बॉल्स। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक कार का जो सिंबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 कार्स रिप्रेजेंट कर रहा है। वन सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स। सो जुलाई में कितने यहाँ पर सोल्ड हुए, हम मान के चलते हैं इतने कार्स सोल्ड हुए, कितने, ये 100, 100, 200, 200 एंड हाफ, 250 कार्ड्स यहाँ पर शो किए। तो ये यहाँ पर ये जो सिंबल है वो डिनोट कर रहा है हाफ ऑफ 100। सो अगस्त में देखिए 1, 2, 3, 300 सोल्ड हुए हैं। तो सितंबर में कितने, जल्दी से बताओ जरा। Yes, 100, 100, 100, 100. We get 400. So how many cars were produced in the month of July? जुलाई में कितने प्रोड्यूस हुई है, 250, ठीक है। ये प्रोडक्शन का डेटा है, ठीक है, मतलब कितने कार्स किस मंथ में, किस कंपनी में, एक कंपनी में प्रोड्यूस हुई, उसका ये डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो इन विच मंथ वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस, कौन से मंथ में, देखिए यहाँ पर ज़्यादा है ना, यहाँ पर मतलब सितंबर मंथ में यहाँ पर ज़्यादा कार मैन्युफैक्चर हुई है, प्रोड्यूस हुई है। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने देखा था बार ग्राफ, अ डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग बार्स ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, देयर हाइट्स बीइंग प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। देखिए यहाँ पर एकेडमिक ईयर से 2003, 2004, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 यहाँ पर दिया है। सो बार हाइट्स गिव द क्वांटिटी फॉर ईच category and bars are of equal width of with equal gaps in between, ओके। देखिए यहाँ पर इसमें 100 थे, मतलब थोड़े बढ़ गए, देन अगेन बढ़ गए, देन अगेन बढ़ गए, देन अगेन बढ़ गए। तो ये क्या है, इंक्रीजिंग 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 हो रहा है, ओके। आपने शेयर मार्केट भी सुना होगा, तो शेयर मार्केट आपने सुना होगा कि यस ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये ग्राफ होता क्या है, ओके, वो डेटा यही, इसी का तो इम्पोर्टेंट, मतलब इसी का ही तो इस्तेमाल किया है वहाँ पर। जो हम डेटा बनाते हैं उसका वो एक ग्राफ होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि यस ये ग्राफ ऊपर गया, मतलब डेटा उस अकॉर्डिंगली जो कोऑर्डिनेट है उसका डेटा ऊपर है, देन ये नीचे आ गया, देन ऊपर गया, देन नीचे आ गया। ये रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेटा का। अगर आपको उसी जगह पर अगर टेबुलर फॉर्मेट में वो डेटा दिया जाता तो आप कितने कन्फ्यूज होते, बट उसी अगर जगह पर आपको बता दिया, यस ये आप आसानी से बता सकते हो कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब ग्रोथ हो रही है, नीचे आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, ओके। आप आसानी से कंक्लूजन बता सकते हो। सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। ये जो बार ग्राफ है कौन सी इंफॉर्मेशन बता रहा है, जल्दी से बताओ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 एकेडमिक ईयर्स में कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर है वो डेटा यहाँ पर दिया है। सो इन विच ईयर्स इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, कहाँ पर है, 2007 एंड 8 में सबसे ज़्यादा है, ओके। वो कितना है, 350, ओके। देन इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, ओके। उन्होंने क्या पूछा था पहले, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर, ओके। उन्होंने क्या पूछा है, इंक्रीज इन द नंबर, मतलब सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ पर हुआ है, देखिए यहाँ पर है डिफरेंस, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, मतलब ये जो ईयर है इसके बीच में, ओके। सो इन विच ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, तो 2007 एंड 8 में सबसे ज़्यादा है, ओके। सो स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005-6 इज ट्वाइस दैट 3 एंड 4, ओके। तो यहाँ पर है 250 एंड 3-4 में है 100। देखिए इसके ट्वाइस से भी ज़्यादा है, ओके। तो ये स्टेटमेंट आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग इज ट्वाइस दैट ऑफ 3 एंड 4, 100 का ट्वाइस होता है यहाँ पर 200 से ये ज़्यादा है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन होना चाहिए था, ठीक है, ट्वाइस से भी ग्रेटर देन। तो अगेन यहाँ पर डबल बार ग्राफ हमने लर्न किया था, ओके। बार ग्राफ शोइंग two sets of data simultaneously, it is useful for the comparison of the data। तो यहाँ पर देखिए 2005 एंड 6 का एंड 2006 एंड 7 का डेटा यहाँ पर दिया है, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी का डेटा दिया है।
तो स्टूडेंट देखिए ये 5 6 का एंड ये है 6 7 का, ठीक है। सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ, ये डबल बार ग्राफ कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है बताओ जल्दी से। तो सब्जेक्ट वर्सेस मार्क्स ऑब्टेन बाय पर स्टूडेंट्स, ओके, इन दिस 2 years। सो इन विच सब्जेक्ट्स हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़ गया है, ओके। परफॉर्मेंस उन्होंने क्या कहा है, विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव द मोस्ट, सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पर दिख रहा है, यस देखिए यहाँ पर मैथ्स में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवाइजेशन हुआ है। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटेरियोरेटेड, मतलब यहाँ पर देखिए कहाँ पर कम हो रहा है, तो यहाँ पर कम हो गया है इंग्लिश में। देन इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस एट पार, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, आपको इसका आंसर खुद देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। कंसेप्ट यहाँ पर है यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस इन एन अनऑर्गेनाइज फॉर्म कॉल्ड रॉ डेटा। टू ड्रॉ मीनिंगफुल inferences, we need to organize the data systematically. For example, a group of students was asked for their favorite subject. The results were as listed below, okay। देखिए आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आर्ट, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, आर्ट, साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, इंग्लिश, आर्ट, साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, आर्ट। सो विच इज़ द मोस्ट लाइक सब्जेक्ट एंड वन लिस्ट लाइक, ओके, इनमें से कौन से आप यहाँ पर बता सकते हो, जरा जल्दी से ऑर्गेनाइज करके बताओ जरा इस डेटा को, यस। So it is not easy to answer the question looking at the choices written haphazardly, okay। Then students we arrange the data in table 5.1, जैसे आपको दिख रहा है आपके सामने, using the tally marks, आप क्या करते हो tally marks से इसे ऑर्गेनाइज करते हो इन द फॉर्म ऑफ दिस, ओके। तो सब्जेक्ट यहाँ पर थे, आर्ट था, मैथमेटिक्स था, साइंस था, इंग्लिश था, तो हमने सभी के टैली किए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 7 5 6 4, तो सबसे ज़्यादा आर्ट्स सब बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है, ओके। द नंबर ऑफ टैलीज बिफोर ईच सब्जेक्ट गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सो दिस इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट सब्जेक्ट, ओके। ये क्या शो कर रहा है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है उस सब्जेक्ट की। Frequency gives the number of times that a particular entry occurs. So from table 5.1, frequency of the students who like English is 4 and the frequency of students who like mathematics is 5. The table made is known as frequency distribution table as it gives the number of times an entry occurs. तो स्टूडेंट्स ग्रुपिंग डेटा, द डेटा रिगार्डिंग चॉइस ऑफ सब्जेक्ट शो occurrence of each of the entries several times. For example, art is liked by 7 students, mathematics is liked by 5 students, and so on. This information can be displayed graphically using a pictograph or a bar graph. Sometimes, however, we have deal with the large data, मतलब डेटा बहुत ज़्यादा होता है. So, for example, consider the following marks. Out of 50 obtained in mathematics by 60 students of class 8. तो यहाँ पर डेटा आपके सामने दिख रहा है. So if we make a frequency distribution table for each observation, then the table will be too long. So for convenience we make groups of observation, जैसे कि हम 0 to 10, 10 to 20, then 20 to 30, 30 to 40 and so on, okay, and obtain frequency distribution of the number of observation falling in each, okay। मतलब हम यहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं उसका, उस डेटा का हमने क्या किया, ग्रुप किया, मतलब 0 to 10 में कितने बच्चों को मिला है, 10 to 20 में कितने बच्चों को है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन मेक द ग्राफ और एनी थिंग्स, ओके, जो पिक्टोरिकल हमें रिप्रेजेंट करना है उसके लिए. सो दस द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द अबाउट डेटा कैन बी, कैसे दिखता है देखिए, तो ग्रुप है 0 to 10 में लाई हो रहे वाले, यहाँ पर 2 फ्रीक्वेंसी हमें मिल रहा है, तो 10 to 20 में 10 है, 20 to 30 में यहाँ पर 21 है, 30 to 40 में 19 है, 40 to 50 में यहाँ पर 7 है, 50 to 60 में यहाँ पर 1 है. ओके, सो डेटा प्रेजेंटेड इन दिस मैनर इज सेड टू बी ग्रुप्ड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन इज कॉल्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. It helps us to draw meaningful inferences like most of the students have scored between 20 to 40 and 8 students have scored more than 40 marks out of 50 and so on. Each of the groups 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 etc. are called class intervals. हम उन्हें क्या कहते हैं, class interval कहते हैं, और briefly a class. So observe that 10 occurs in both the classes, जैसे कि 0 to 10 and as well as 10 to 20 में भी आ रहा है. Similarly 20 occurs in classes 10 to 20 and 20 to 30.
but it is not possible that an observation, say 10 or 20, can belong simultaneously to two classes. So students, to avoid this, we adopt the convention that the common observation will belong to higher class. Okay, matlab that is 10 belongs to the class interval 10 to 20 and not to in 0 to 10. Okay, and similarly 20 belongs to 20 to 30 and not in the 10 to 20. Okay, so in the class of interval 10 to 20, 10 is called the lower class limit and 20 is called the upper class limit. उसे क्या कहा जाता है? Lower class limit and upper class limit. Similarly, in the class interval 20 to 30, 20 is the lower class limit and 30 is the upper class limit. Okay, so observe that the difference between the upper class limit and lower class limit for each of the class intervals 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, etc. is equal. Okay, so students, 10 in this case, the difference between the upper class limit and lower class limit is called the width or size of the class interval. उसे क्या कहा जाता है? Width या तो size of the class interval. अभी हम देख रहे हैं बार्स विथ अ डिफरेंस. लेट अस अगेन कंसिडर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट. ओके, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी टेबल आपको दिख रहा है. ओके, तो क्लास इंटरवल 0 to 10 में 2 है, 10 to 20 में 10 है, 20 to 30 में 21 है, 30 to 40 में 19, 40 to 50 में 7, 50 to 60 में 1, टोटल 60 यहाँ पर आ रहा है. सो दिस इज डिस्प्ले ग्राफिकली एज इन द एडजॉइनिंग ग्राफ. Is this graph in any way different from the bar graphs which you have drawn in the class 7th? So observe that here we have represented the groups of observation जैसे कि class intervals on the horizontal axis. The height of the bar show the frequency of the class interval. Also there is a no gap between the bars as there no gap between the class intervals. अभी देखिए यहाँ पर ये ग्राफ देखिए, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स 0 to 10 का ये यहाँ पर क्लास आ जाएगा, 10 to 20 का ये वाला, 20 to 30 का ये वाला, 30 to 40, 50 to 60 एंड 50 to 60 एंड 40 to 50. ओके, तो यहाँ पर हमें ऐसे ग्राफ यहाँ पर मिल रहा है. ओके, तो बार ग्राफ. ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर गैप क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज इनके बीच में 0 to 10 एंड 10 to 20 इसके बीच में कुछ गैप है क्या? नहीं. सो दैट्स वाई यहाँ पर कोई गैप हमें दिखाई दे रहा नहीं है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन दिस मैनर इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. उसे क्या कहा जाता है? हिस्टोग्राम कहा जाता है. द फॉलोइंग ग्राफ इज अनदर हिस्टोग्राम. देखिए यहाँ पर, सो एजेस ऑफ 25 टीचर्स ऑफ अ स्कूल. सो नंबर ऑफ टीचर्स यहाँ पर दिया है एंड 20 to 25 में कितने स्टूडेंट्स है, 25 to 30 में कितने हैं, 30 to 35 में कितने हैं, 35 to 40, 40 to 45 एंड 45 to 50. ओके, द रेंज इज डिवाइडेड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ 5 years in this case. Okay, so bars of equal width with no gaps in between, then height of bar gives the number of data items in a particular group and is the frequency. Okay, and students dag line यहाँ पर देखिए और broken line has been used along the horizontal line to indicate that we are not showing the numbers between 0 to 20. Okay, तो इसे यहाँ पर जैग लाइन कहा जाता है. ठीक है, इसी लाइन आपको दिख रहा है बिकॉज 0 to 20 में थोड़ी ना टीचर होते हैं, करेक्ट ना. सो यहाँ पर 0 to 20 में कोई डेटा नहीं है, तो 20 के आगे है, तो 0 to 10, 10 to 20, मतलब 0 to 5, 5 to 10, देन 10 to 15, 15 to 20. ये जो गैप है इसे मिनिमाइज करने, इसे कॉम्प्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर जैग लाइन का यूज करते हैं. ओके, सो फ्रॉम द बार्स ऑफ दिस हिस्टोग्राम वी कैन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ मेनी टीचर्स आर ऑफ द एजेस 45 years और मोर बट लेस देन 50 years. ओके, मतलब 45 एंड 50 के बीच में कितने हैं? यहाँ पर 5 है. हाउ मेनी टीचर्स ऑफ आर एजेस लेस दैन 35 years. 35 के लेस दैन कितने? देखिए 35 से लेस दैन, मतलब ये सभी डेटा, मतलब 6, 5 एंड 4. ओके, ये सभी यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर 1 हम यहाँ पर ही एंड करते हैं. आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या बातें लर्न किया. आज हमने देखा डेटा क्यों यूज़ किया जाता है, डेटा का रिप्रेजेंटेशन, उसका जो फॉर्मेट हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियसली लर्न किया था उसे हमने रिकॉल किया. देन हमने यहाँ पर ग्रुप क्या होता है, डेटा को कैसे ग्रुप बनाना है, क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास की विड्थ किसे कहा जाता है, देन यहाँ पर हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाता है, ये सभी बातें आज के इस लेक्चर में हमने लर्न किया. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.